हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड मेटा प्लेटफॉर्म्स हैव फॉर्म्ड अ 855 करोड़ जॉइंट वेंचर टू बिल्ड enterprise grade AI products. What is the name of a new entity? तो recently रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड मेटा प्लेटफॉर्म ने फॉर्म किया है एक जॉइंट वेंचर जिसका नाम रखा गया है रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड। क्या नाम है? रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड। और इसमें आपका ये फॉर्म किया गया है विद अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 855 करोड़। ठीक है, जिसमें जो ये जॉइंट वेंचर है इसमें आपका अगर हम बात करें परसेंटेज की, शेयर्स की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री का 70% शेयर रहेगा और मेटा का यहाँ पे 30% रहेगा। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये यूटिलाइज करेगा मेटा का ओपन सोर्स लेलमा मॉडल डेवलप करने के लिए एंड एंटरप्राइज ग्रेड एआई प्लेटफॉर्म एज सर्विस। ठीक है, ये इनेबल करेगा ऑर्गेनाइजेशन को टू कस्टमाइज, डिप्लॉय एंड मैनेज जनरेटिव एआई एप्लीकेशन एफिशिएंटली और ये हेल्प करेगा इनके बिजनेस को ग्रो करने में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है, रशिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है, अनाउंस किया है सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ इट्स न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल नेम्ड। तो रशिया ने कौन से मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट अभी किया था? तो इट इज योर बुरी वेस्निक। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। It is 9M730 बुरे वेस्निक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल, जिसे नाटो डेजिग्नेशन SSC X9 स्काईफॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो टेस्ट था ये कहाँ पे हुआ था? पेनकोवा टेस्ट साइट में ये आपका हुआ था, आर्कटिक रीजन में। एंड इस टेस्ट में जो मिसाइल थी इट फ्लू अबव 14,000 किलोमीटर्स एंड स्टेड एयरबोर्न फॉर 15 आवर्स। ठीक है, इसके अलावा इसे डिजाइन किया गया है डुअल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ एंड इट इज पावर्ड बाय न्यूक्लियर इंजन एंड कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड और इसे डेवलप किया है रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द योनेक्स फ्रेंच ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो रिसेंटली योनेक्स फ्रेंच ओपन हुआ था, 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था। ठीक है, और इसमें मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता था? एंडरसन एंटोनसन द्वारा ये टाइटल आपका जीता गया था। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। ये कौन सा एडिशन था? इट वाज द 92nd एडिशन एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द फ्रेंच बैडमिंटन फेडरेशन। ओके, जिसके प्रेसिडेंट है कोन यूं पतामा। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर्स का कुआलालंपुर मलेशिया में लोकेटेड है और इस ऑर्गेनाइजेशन को 1934 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, अब बात करते हैं यहाँ पे आपके बाकी अदर कैटेगरीज की। मेन सिंगल का हमने पढ़ा अभी, डेनमार्क के एंडर एंटोनसन थे। ठीक है, विनर। देन विमेन सिंगल में एन सी योंग फ्रॉम साउथ कोरिया। मेंस डबल में किम वॉन हो एंड सियो संग जे फ्रॉम साउथ कोरिया। विमेन्स डबल में युकी फुकुशिमा एंड मायू मत्सुमोतो फ्रॉम जापान एंड मिक्स डबल में फैंग यांगजी एंड हुआंग डोंगपिंग फ्रॉम चाइना आर दी विनर्स। ठीक है, इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो मेन सिंगल कैटेगरी में लक्ष्य सेन एंड आयुष शेट्टी जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मेंस डबल में सात्विक सिराज एंड चिराग शेट्टी द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था। विमेन सिंगल में अनमोल खारब, उन्नति हुडा एंड अनुपमा उपाध्याय द्वारा एंड मिक्स डबल में ध्रुव कपिला एंड तनिषा क्रास्टो द्वारा यहाँ पे जो है पार्टिसिपेशन देखा गया था। ठीक है, इंडियन प्लेयर्स का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 which Indian grandmaster won the gold medal on the top board of open section। तो आपका जो यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 हुआ था इसमें ओपन सेक्शन में, टॉप बोर्ड ओपन सेक्शन में विनर रहे थे इंडिया के डी गुकेश। ठीक है, ग्रैंड मास्टर डी गुकेश रहे थे। और ये जो आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो टूर्नामेंट था, ठीक है, इसे किसने ऑर्गेनाइज किया था? यूरोपियन चेस यूनियन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। दो कैटेगरीज में ये होता है, ओपन सेक्शन में एंड वुमेन सेक्शन में होता है। ठीक है, ओपन सेक्शन के लिए प्राइस आपका रहता है 26,000 यूरोज का, वहीं पे वुमेन सेक्शन के लिए प्राइस आपका रहता है 14,000 यूरोज का। ठीक है,
नाउ प्लेयर्स की अगर हम बात करें इंडिया के प्लेयर्स की, तो ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था सेकंड बोर्ड विमेन सेक्शन में। ग्रैंड मास्टर निहाल सरेन गोल्ड मेडल इन द फोर्थ बोर्ड ओपन सेक्शन। ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु पुरानिक गोल्ड मेडल इन सेवेंथ बोर्ड ओपन सेक्शन। एंड ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था फोर्थ बोर्ड ओपन सेक्शन में। ठीक है, अब बात करें यूरोपियन चेस यूनियन की, इसके प्रेसिडेंट है जोराब आजमय पराशिविली। स्टैब्लिश इसे 1985 में किया गया था। हेडक्वार्टर आपका होननबर्ग स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच कंट्री इमर्ज्ड एज अ विनर ऑफ अ कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो क्लब 2025। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो विनर रही थी कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप में 2025 का जो आपका एडिशन है? इट इज इंडिया। ठीक है, इंडिया यहाँ पे विनर रही थी और इंडिया ने आपका डिफीट किया था अर्जेंटीना को। ठीक है, वेन्यू आपका था जयपुर पोलो ग्राउंड इन न्यू दिल्ली। एंड ऑर्गेनाइज किसने किया था? कोग्निवेरा आईटी सॉल्यूशन विद इंडियन पोलो एसोसिएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब बात करें आईपीए की, तो इसके प्रेसिडेंट है जनरल उपेंद्र द्विवेदी एंड इसे 1892 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ बात करते हैं ओबीजीरी की। तो रिसेंटली के मथांगी रामाकृष्णन जो आपकी प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन थी, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है। अगर इनके अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2002 में फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द मेडिसिन एंड पब्लिक सर्विस। शी आल्सो रिसीव्ड बीसी रॉय, डॉक्टर बीसी रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने इन्हें ऑनर किया था विद एवेयार अवार्ड इन द ईयर 2014। ठीक है, इसके अलावा इन्हें जी वाइट टेकर इंटरनेशनल बर्न्स प्राइज भी मिला था 2009 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओडिशा कैबिनेट अप्रूव्ड बीमान स्कीम टू डेवलप द एविएशन सेक्टर इन द स्टेट विद एन आउटले ऑफ 14,182 करोड़ फॉर 2025-2030। 2025 से 2030 तक की ये स्कीम है। अब क्वेश्चन इज कि इसका फुल फॉर्म क्या है? बीमान स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर अ बिल्डिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट एंड नेटवर्क। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? बिल्डिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट एंड नेटवर्क। ओके, अब इस स्कीम की बात करें तो ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। आउटले हमने पढ़ा 14,182 करोड़ का है। ड्यूरेशन रहेगी 2025 से 2030 की। इसका एम क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है यूनिफाई करना ऑल एविएशन इनिशिएटिव्स एंड टू मेक ओडिशा अ लीडिंग एविएशन हब इन द ईस्टर्न इंडिया अंडर द विजन समस्तन का पैन बीमन सेवा एविएशन फॉर ऑल। ठीक है, नाउ इसके मेजर कंपोनेंट क्या रहेंगे कि हमें मॉडर्नाइज करना है, डेवलप करना है, मॉडर्नाइज करना है एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनहांस करना है एयर कनेक्टिविटी को, स्टैब्लिश करना है एमआरओ फैसिलिटीज को, प्रमोट करना है कार्गो एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क, स्किल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग फॉर द एविएशन प्रोफेशनल्स एंड एनकरेज करना है इनोवेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को इन दिस सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पे फोकस करना है ड्रोन, सी प्लेन्स, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड टू प्रमोट ग्रीन मोबिलिटी एंड फ्यूचर रेडी एविएशन। तो इन सब में हमें फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है रिसेंटली सेकेंड एडिशन ऑफ अ हाफ ईयरली पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट जो है वो रिलीज किया गया है आरबीआई द्वारा, जिसमें डेटा जो है बेसिकली उसको एनालाइज किया गया है। जैसे आपका एनपीसीआई का, ठीक है, आपका जो नेफ्ट होता है, आरटीजीएस होता है, तो इसके डेटा को यहाँ पे एनालाइज किया गया है। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या था वो देखते हैं। जैसे इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है लास्ट 10 ईयर में डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो आपके इंक्रीज हुए हैं 38 टाइम्स इन वॉल्यूम एंड ओवर 3 टाइम्स इन वैल्यू, ये इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, एज इन 2024 जो डिजिटल पेमेंट है आपकी, ठीक है, अगर हम बात करें टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम तो ये 99.7% आपकी थी डिजिटल पेमेंट एंड 95.7% टोटल ट्रांजैक्शन आपकी वैल्यू में थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं जनवरी से जून की, तो टोटल ट्रांजैक्शन यहाँ पे देखी गई है 12,549 करोड़ की। टोटल वैल्यू आपकी देखी गई है 1,572 लाख करोड़ की। ठीक है, जिसमें से डिजिटल शेयर जो आपका था 99.8% वॉल्यूम का था, 97.7% वैल्यू का देखा गया है फर्स्ट हाफ में। ठीक है, अब बात करें पेमेंट मोड्स की, तो यूपीआई जो है ये आपका मोस्ट प्रेफर्ड मोड था। ठीक है, ट्रांजैक्शंस के लिए फर्स्ट हाफ में वॉल्यूम वाइज बात करें तो 10,637 करोड़ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हुई है थ्रू यूपीआई। बाय वैल्यू इट इज 143.3 लाख करोड़। ठीक है, इतना यहाँ पे वैल्यू जो है आपकी देखी गई है। इसके अलावा 85% यहाँ पे
जो अगर बात करें हम शेयर ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन, तो 85% बाय वॉल्यूम ये था आपका, ठीक है, यूपीआई में, एंड 9% बाय वैल्यू आपका देखा गया था, ठीक है। नाउ आरटीजीएस की बात करें तो यहाँ पे आपका देखा गया है शेयर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 69% ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू आपका आरटीजीएस से किया गया है एंड 0.1% टोटल वॉल्यूम आपका आरटीजीएस का था, ठीक है। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड आपके यहाँ पे देखे गए हैं 11.12 करोड़ का। डेबिट कार्ड की बात करें तो ये भी आपका ज्यादा यूज किया गया था एज कम्पेयर टू क्रेडिट कार्ड, इट इज 100.52 करोड़, ठीक है। देन पीपीआई की बात करें तो इसकी वैल्यू आपकी 2024 की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने कितना ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखा है, इट इज अराउंड 698.9 करोड़ ट्रांजेक्शन विद अ वर्थ ऑफ 2.23 लाख करोड़, ठीक है। इसके साथ ही भारत बिल पेमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे 2024 में ट्रांजेक्शन्स हमें देखी हैं 217.5 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हमें यहाँ पे देखने को मिली है, विच इज 17 टाइम्स इंक्रीज एज कंपेयर टू इन द ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें 2019 से तो ये आपका 17 टाइम इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं आईएमपीएस की तो यहाँ पे भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है, लगभग आपकी जो वॉल्यूम है वो डबल हो गई है इन 2024 विच इज 593.8 करोड़ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। देन नेफ्ट की हम बात कर रहे हैं तो नेफ्ट में भी 2024 में 926.8 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हमें देखने को मिली है, विच शोज अ इंक्रीज ऑफ 3.5 टाइम्स एंड वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो गई है, ठीक है, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं प्रीवियस 2019 से, ओके। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की, तो वैल्यू जो है ये आपके 769 लाख करोड़ से बढ़ के 2024 में 1812 लाख करोड़ हो गई है, ठीक है। वैल्यू की बात करें तो ये भी बड़ी है, 17.6 लाख ट्रांजेक्शन ये बाय वॉल्यूम हो गया है, ठीक है, नॉट वैल्यू बाय वॉल्यूम, ओके। अब बात करते हैं इनवर्ड रेमिटेंस की, तो इंडिया जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपिएंट रहा है आपका इनवर्ड रेमिटेंस में विद अ 137.7 बिलियन यूएस डॉलर इन 2024, ठीक है। वेयरएज आउटवर्ड रेमिटेंस में लीड किया है यूएसए ने विद 98.4 बिलियन यूएस डॉलर एज पर दिस रिपोर्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस की हम यहाँ पे बात करें तो जो ग्लोबल एवरेज कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस है ये हमारा घट गया है 6.62%, ये आपका Q3 ऑफ 2024 में हमें देखने को मिला था, Q2 में ये 6.65% देखने को मिला है। इसके अलावा नोट करना है आपको यूएन एसडीजी एंड G20 का टारगेट कि हमें रिड्यूस करना है आपकी कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस 3% बाय 2030, ठीक है। नाउ इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन कर लेते हैं, which payment mode contributed the largest share of transaction volume in India during the first half of 2025 as per RBI's payment system report June 2025। तो सबसे ज्यादा जो आपका लार्जेस्ट शेयर ऑफ ट्रांजेक्शन वॉल्यूम देखने को मिला था हमें फर्स्ट हाफ में, इट इज बाय द यूपीआई, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सो आंसर हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, एंड यूपीआई इज अकाउंटेड फॉर 85% ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन volume in first half of 2025 and only 9% in a value terms, okay। Now next आपका यहाँ पे न्यूज है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नई गाइडलाइंस इशू की हैं अंडर द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025, ठीक है। इस गाइडलाइंस को इशू करने का मेन एम क्या है, जो डिपॉजिटर है इसके जो राइट्स हैं उसको फ्लेक्सिबल किया जाए, ठीक है, by giving them more flexibility and control over the nomination for। जैसे आप अकाउंट खुलवाने जाते हो तो नॉमिनी यहाँ पे पूछा जाता है कि आपके बाद पैसा किसको मिलेगा, राइट। सो इसी में ही कुछ चेंजेस किए गए हैं फॉर दी बैंक डिपॉजिट अकाउंट, सेफ्टी लॉकर्स, असेट इन अ सेफ कस्टडी, ठीक है। जो प्रोविजन है दे आर अंडर दी सेक्शन 10, 11, 12, 13, ठीक है, और ये इफेक्ट में आएंगे 1 नवंबर 2025 से, ओके, मतलब आ गए हैं, ओके। नाउ अब की फीचर्स यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल नॉमिनेशन अलाउ किया गया है, मतलब जो कस्टमर है वो अब एक से ज्यादा पर्सन को नॉमिनेशन यहाँ नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है, अप टू 4 पर्सन की यहाँ पे लिमिट दे दी है। नॉमिनेशन जो है वो साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली दो टाइप से किए जा सकते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो कस्टमर है उसकी डेथ हो जाती है तो पैसा जितने नॉमिनी उसने यहाँ पे रखे हैं उन सबको मिल जाए। सक्सेसिवली में क्या होगा कि जो पर्सन है उसकी डेथ के बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी उसने रखी होगी, जैसे वाइफ उसने रखी है या स्पाउस उसने रखा है तो स्पाउस को पैसा मिलेगा। स्पाउस अगर डेथ हो जाती है स्पाउस की, आफ्टर दैट जो सेकेंड नॉमिनेशन होगा उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। ये सक्सेसिवली वाला होता है कि स्टेप बाय स्टेप ये चलेगा, ठीक है।
अब ये जो मूव है ये सिंप्लीफाई करेगा क्लेम सेटलमेंट को एंड इंश्योर स्मूदर ट्रांसमिशन ऑफ असेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं डिपॉजिट अकाउंट की। पहला यहाँ पे क्या था, बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसके लिए जो डिपॉजिटर है उसके पास चॉइस है कि वो साइमल्टेनियस नॉमिनेशन या सक्सेसिव नॉमिनेशन, दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आता है आपका आर्टिकल्स इन सेफ कस्टडी एंड लॉकर। यहाँ पे एक चीज नोट करनी है कि जो आपका नॉमिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, साइमल्टेनियस नॉमिनेशन और सक्सेसिव दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस नॉमिनेशन जो है इसमें 4 नॉमिनी आप कर सकते हो, अप टू 4 नॉमिनीज यू कैन अपॉइंट एट द सेम टाइम। ठीक है, जो डिपॉजिटर है दे मस्ट स्पेसिफाई ईच नॉमिनीज शेयर ऑफ परसेंटेज। जैसे एक पर्सन है अनुज, ठीक है, अनुज ने पहला नॉमिनेशन किया वाइफ का, ठीक है, दूसरा इसके पहले बेटे का फर्स्ट सन, तीसरा आपका हो गया सेकंड सन। ठीक है, तो ये 3 नॉमिनेशन इसने कर दिए। तो पैसा किसमें कितना बटना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल इसने वाइफ के लिए 50% रखा, 25% रख दिया फर्स्ट बेटे के लिए और 25% रख दिया सेकंड बेटे के लिए। तो ये इसने परसेंटेज दे दी नॉमिनेशन की, इस तरीके से इतना परसेंटेज सब में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये आपका आ जाता है साइमल्टेनियस नॉमिनेशन में। इससे ट्रांसपेरेंट चीजें जो है ट्रांसपेरेंट रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सक्सेसिव नॉमिनेशन में। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो अप टू 4 नॉमिनीज। ठीक है, पर यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, ऑन द डेथ ऑफ वन नॉमिनी नेक्स्ट नॉमिनी इन ऑर्डर बिकेम ऑपरेटिव। जैसे इसमें क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं। पहला वाइफ है, अनुज ने अपनी वाइफ को फर्स्ट नॉमिनी यहाँ पे बनाया था, मतलब इसके डेथ के बाद वाइफ को पैसा मिलेगा। वाइफ की डेथ हो जाती है तब जाके फर्स्ट बेटे को पैसा मिलेगा, और आफ्टर दैट ऐसे ही ये सीक्वेंस चलेगा सेकेंड बेटे के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका सक्सेसिव नॉमिनेशन। क्लियर हुआ? नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉमिनेशन टाइप्स इंट्रोड्यूस अंडर द एक्ट। पहला आपका कह रहा है simultaneous nomination allows the depositor to nominate multiple person at once and specify their entitlement share. दूसरा कह रहा है successive nomination ensure that the next nominee became operative only upon the death of the previous nominee. Third statement says both types of nomination are permitted for deposit accounts, lockers and asset in a safe custody. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको वो बताना है। तो पहली वाली तो करेक्ट है। ठीक है, शेयर अपना बताना है और आपके नॉमिनी जो है उनका नाम बताना है। ठीक है, ये क्लियर है। सक्सेसिव वाले में भी आपका सही बताया गया है। थर्ड स्टेटमेंट जो है ये आपकी इनकरेक्ट आ जाती है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, दोनों ही नॉमिनेशन आपके अलाउ किए गए हैं, डिपॉजिट अकाउंट में भी, लॉकर में भी और असेट इन सेफ कस्टडी में। वेयरएस लॉकर एंड असेट में आपका सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन अलाउ किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैव बीन designated as a lead institution to establish the Indian Digital Payment Intelligence Corporation IDPIC। तो रिसेंटली यहाँ पे 2 ऐसे बैंक आपके सेलेक्ट किए गए हैं, डेजिग्नेट किए गए हैं जो लीड करेंगे आपके इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन को। तो इनका नाम है, एक तो आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आ जाता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये दोनों लीड इंस्टीट्यूशन आपके जो है सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, अब IDPIC है क्या, इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन क्या है, इसका काम क्या रहेगा, ये डिटेक्ट करेगा और प्रिवेंट करेगा डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स को रियल टाइम बेसिस पे। ठीक है, अब इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था, एपी होता कमिटी जो है उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस इंस्टीट्यूशन को बनाने का रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, एपी होता कमिटी ने, एंड इट इज अ सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी एंटिटी। ठीक है, अब ये डिटेक्ट करेगा, प्रिवेंट करेगा डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स को रियल टाइम बेसिस पे, स्ट्रेंथन करेगा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स को अक्रॉस द बैंकिंग सिस्टम, स्टैब्लिश करेगा शेयर इंटेलिजेंस नेटवर्क फॉर अ क्विक इंटर बैंक रिस्पॉन्स टू साइबर थ्रेट्स एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल कितनी होगी, कैपिटल एंड फंडिंग की बात करें तो ऑथराइज कैपिटल इसकी आपकी है 500 करोड़ की, पेड अप कैपिटल आपकी रहेगी 200 करोड़ की, और यहाँ पे
दो लीडिंग बैंक है, इनकी सीड फंडिंग रहेगी 10-10 करोड़ की, ठीक है। एसबीआई की 10 करोड़ की और बैंक ऑफ बड़ौदा की 10 करोड़ की। इसके अलावा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन के बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो भी इसमें रहेंगे, ठीक है। इसके लिए अप्रूवल किसने दिया है? आरबीआई ने दिया है, ठीक है। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है आपका, ये जो एंटिटी है, ये यूज करेगी एआई एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को एनालाइज करने के लिए ट्रांजैक्शन पैटर्न्स, डिटेक्ट करने के लिए अनयूजुअल और सस्पिशियस एक्टिविटी और आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल फ्रॉड बिफोर ट्रांजैक्शन कंप्लीशन, ठीक है। मतलब ये साइबर फ्रॉड से हमें बचाने का काम करेगी, ठीक है। इसके अलावा रियल टाइम अलर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो बैंक्स हैं इनको रियल टाइम अलर्ट सिस्टम यहाँ पे भेजा जाएगा ऑन पोटेंशियली फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, एंड ये हमें हेल्प करेगा इन प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल लॉसेस बाय स्टॉपिंग और फ्लैगिंग द ट्रांजैक्शन इंस्टेंटली, ओके। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, इसी टाइप के कुछ इनिशिएटिव आपके लॉन्च किए गए हैं, मतलब पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे MuleHunter.ai है जिसको रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने डेवलप किया है, ठीक है। एंड इसे 2024 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या था? डिटेक्ट करना म्यूल अकाउंट को यूजिंग एआई एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। अब म्यूल अकाउंट क्या होते हैं? ऐसे बैंक अकाउंट जो स्कैमर मिसयूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए इलीगल मनी को, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, हमारे अकाउंट भी यूज किए जा सकते हैं एज अ म्यूल अकाउंट। कैसे? कि आपसे आपकी इंफॉर्मेशन ले ली जाएगी और आपका जो अकाउंट है वो इलीगल मनी के लिए, मतलब ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। खासकर बुजुर्ग लोगों के साथ ये चीज की जाती है, ठीक है, क्योंकि वो इजीली अपना पासवर्ड वगैरह जो है वो शेयर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ अब ये जो सिस्टम है ये कौन से बैंक्स ने अडॉप्ट किया है? जैसे कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी आपका है, ठीक है, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था, कॉम्बैक्टिंग साइबर क्राइम, ओके। Now next आपको क्वेश्चन है, which company has enabled UPI payments for NRI non-resident Indians using their international mobile number? तो रिसेंटली पेटीएम ने नया फीचर यहाँ पे लॉन्च किया है कि NRI इंडियन, मतलब आपके जो इंडियन सिटीजन जो बाहर देश रह रहे हैं वो विदाउट यूजिंग इंडियन सिम यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये फीचर इन्होंने लॉन्च किया है इनके बीटा टेस्टिंग में, ठीक है। द फीचर इज करंटली इन दी बीटा टेस्टिंग एंड इट विल बी ग्रेजुअली रोल आउट टू ऑल एलिजिबल यूजर अक्रॉस सपोर्टेड कंट्रीज। तो एक तो यहाँ पे एक चीज नोट करनी है कि ये जो सर्विस है वो अवेलेबल है फॉर द एनआरआईज इन दी 12 कंट्रीज, जैसे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतार, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूके, फ्रांस एंड मलेशिया। तो इन कंट्रीज में जो एनआरआईज आपके हैं, ठीक है, उनको ये फैसिलिटी या ये फीचर अवेलेबल कराया गया है। तो इस पे बेस भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी कंट्रीज में ये अवेलेबल है अभी, ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा इनमें से कौन सी कंट्री है जिसमें अवेलेबल नहीं है ये फीचर, तो इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट एक और है आपका कि जो एनआरआई है दे कैन लिंक देयर एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी बैंक अकाउंट इन इंडिया टू पेटीएम फॉर द यूपीआई ट्रांजेक्शन। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। Now next question है, which Japanese fintech firm launched the world's first yen-pegged stable coin? तो इनमें से कौन सी आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला येन पैक्ड स्टेबल कॉइन, ताकि ये क्रिएट कर सके डिजिटल वर्जन ऑफ अ जापानीज येन? तो आंसर हियर इज JPYC इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। JPYC INC जो है इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला येन पैक्ड स्टेबल कॉइन, ठीक है। ये आपका क्रिप्टो करेंसी है जिसकी वैल्यू जो है इट्स वैल्यू इज टाइड टू अ फियाट करेंसी, ओके। नाउ यहाँ पे वन जापानीज, मतलब बेसिकली जो JPYC आपका होगा ये आपका 1 जापानीज येन के इक्वल होगा, ठीक है। Now next question है, which company partnered with OpenAI to enable a digital wallet integration in a ChatGPT? तो recently PayPal जो है, ठीक है, recently PayPal ने पार्टनरशिप की है OpenAI के साथ for enabling a digital wallet integration in a ChatGPT. Okay. Now next is the new Aero Engine rotative components manufacturing facility has been established in Adibatla, Telangana. It has been jointly set up by Tata Advanced Systems Limited and which foreign aerospace company? तो recently आपका तेलंगाना में
न्यू एरो इंजन रोटेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपकी स्टैब्लिश की गई है और इसे सेटअप किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड आपका सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन्स द्वारा। ठीक है, ये दोनों कंपनीज के जॉइंट वेंचर से मतलब जॉइंटली इन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश किया है इस फैसिलिटी को। अब ये जो फैसिलिटी है इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आपका टाटा और सैफरन का ये आपका लगा है 425 करोड़ का। ठीक है, एंड तेलंगाना गवर्नमेंट का टारगेट है टू मेक द स्टेट द एरो इंजन कैपिटल ऑफ इंडिया बाय 2030। तो ये एम लेके चले हैं अभी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइन एन एमओयू विद विच कंपनी टू एक्सप्लोर कोलैबोरेशन फॉर इट्स अपकमिंग ग्रीनफील्ड रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन आंध्र प्रदेश। तो रिसेंटली बीपीसीएल ने इनकी अपकमिंग ग्रीनफील्ड रिफाइनरी के लिए कोलैबोरेशन किया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ ये कोलैबोरेशन किया है एंड जो ग्रीनफील्ड रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है ये आपका रहेगा नियर रामायापट्टनम पोर्ट जो आपका नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। एंड इसकी रिफाइनरिंग कैपेसिटी आपकी 9 to 12 मिलियन टन्स पर एनम रहेगी। ठीक है, एंड एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट जो आपकी यहाँ बताई जा रही है इट इज 1 लाख करोड़ और ये ऑपरेशनल आपका होएगा फाइनेंशियल ईयर 2029-2030 तक। ठीक है, इसके अलावा ये जो कॉम्प्लेक्स है इट विल इंक्लूड 1.5 मिलियन टन्स पर एनम इथाइलिन क्रैकर यूनिट जो फर्स्ट आपकी रहेगी इन दी सदर्न इंडिया साउथ। ठीक है, एंड विद अ 35% पेट्रोकेमिकल इंटेंसिटी अमंग द हाईएस्ट इन द कंट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच रेगुलेटरी अथॉरिटी ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू IA फिनटेक टू ऑपरेट एज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो रिसेंटली जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है IFSCA है, इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है IA फिनटेक को कि वो ऑपरेट कर सकती हैं एज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और ये आपका ऑपरेट करेगी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर एट दी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में जो आपका गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है। एंड ये प्रोवाइड करेगी एस्क्रो सर्विसेज, क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर एंड मर्चेंट एक्विजिशंस को। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन इम्पैक्ट की बात करें तो ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो सेटलमेंट पीरियड है अब वो रिड्यूस हो जाएगा। जहाँ पे पहले 36 to 48 आवर्स का टाइम लगता था, नाउ ये आपका रियल टाइम बेसिस पे काम करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो भी आपकी कम हो जाएगी ऑन अ ट्रेडिशनल कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग नेटवर्क्स। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो अब कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी स्पीड है, क्योंकि अब रियल टाइम बेसिस पे अगर यहाँ पे काम होएगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहेगी एंड जो सिक्योरिटी है वो भी आपकी बढ़ जाएगी ऑफ अ क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अ $460 million loan for the Maharashtra Power Distribution Enhancement Program for Agricultural Solarization। तो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने अप्रूव किया है $460 million का लोन किसके लिए? महाराष्ट्र के पावर डिस्ट्रीब्यूशन एनहांसमेंट प्रोग्राम के लिए फॉर एग्रीकल्चरल सोलराइजेशन। तो यहाँ पे $460 million लोन जो है वो अप्रूव किया गया है। इसके अलावा एडिशनल $40 million लोन मतलब कंसेशन लोन भी यहाँ पे दिया जा रहा है फ्रॉम द क्लीन टेक्नोलॉजी फंड विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, इसके अलावा इसके आउटकम्स जो रहेंगे आपके 2028 तक वो रहेंगे कि यहाँ पे 9 लाख फार्मर्स जो हैं दे विल रिसीव डे टाइम सोलर पावर कनेक्शंस। तो ये बेनिफिट यहाँ पे इनको होगा। इसके अलावा ये रिड्यूस करेगा 3 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। साथ में ही 25% रिडक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इन अ ट्रांसफॉर्मर फेलियर एंड लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट एंड एनर्जी लॉसेस हमें देखने को मिलेंगी फॉर द स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द RBI's annual foreign liability and asset census which two countries together accounted for over 1/3 of FDI in India during the 2024-2025। सो रिसेंटली RBI ने फॉरेन लाइबिलिटी एंड असेट सेंसस रिलीज किया था और इसके अकॉर्डिंग USA एंड सिंगापुर जो है ये दो ऐसी आपकी कंट्रीज रही हैं जिस विच इज अकाउंटेड फॉर ओवर 1/3 ऑफ FDI इन इंडिया। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है,
नाउ जो ये सेंसस है ये ट्रैक करता है क्रॉस बॉर्डर लाइबिलिटीज एंड असेट्स ऑफ इंडियन एंटिटीज, जिसमें आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, पार्टनरशिप फर्म्स, इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें आपकी जो है ट्रैक की जाती हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेंट्स की, तो ये आपके थे 45,702। इनमें से 41,517 ऐसे थे विच हैज रिपोर्टेड एफडीआई और ओडीआई। ठीक है, जिनमें से एफडीआई और ओडीआई जिन्होंने रिपोर्ट किया था। इसके अलावा 33,637 आपके ऐसे थे जिन्हें प्रीवियस सेंसस में भी रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, एंड न्यू एंटिटीज आपकी थी 7,880 की। फाइन, अब यहाँ पे हमने अभी पढ़ा टॉप सोर्स एफडीआई जो थे ये यूएसए एंड सिंगापुर थे, जिसमें विच आर अकाउंटेड फॉर ओवर 1/3 ऑफ एफडीआई इन इंडिया। एंड इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे टॉप सोर्सेस में आती हैं? इट इज मॉरिशस, यूके एंड नीदरलैंड। ठीक है, टॉप डेस्टिनेशन ऑफ ओडीआई ये आपकी रहेंगी सिंगापुर, यूएसए एंड यूके। फाइन, नाउ बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इनवर्ड एफडीआई जो था इट इज टोटल रुपीज 68,75,931 करोड़, जिसमें से 20% आपका यूएसए का था, 14.3% सिंगापुर से, 13.3% मॉरिशस से, यूके से 11.2%, नीदरलैंड से 9% था। वहीं पे आउटवर्ड ओडीआई की बात करें तो इसका टोटल था आपका 11,66,790 करोड़ का, जिसमें से 22.2% आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था सिंगापुर का, 15.4 यूएसए का, 12.8 यूके का और नीदरलैंड का था 9.6%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको पॉइंट है द मार्केट वैल्यू ऑफ अ टोटल एफडीआई इज in unlisted companies surpass that in the listed companies as at the end of March 2025। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो मार्केट वैल्यू थी आपकी ऑफ अ टोटल एफडीआई इन अनलिस्टेड कंपनीज, ये आपकी ज्यादा थी एज कंपेयर टू द लिस्टेड कंपनी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रोथ की, ग्रोथ ऑफ ओडीआई की, तो इट इज 17.9%, सरपास द ग्रोथ ऑफ एफडीआई 11.1% इन रूपी टर्म्स ड्यूरिंग दी 2024-2025। वहीं पे सेक्टर वाइज एफडीआई की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो हाईएस्ट शेयर आपका था टोटल एफडीआई इक्विटी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, एंड सर्विस सेक्टर आपका सेकंड नंबर पे आता था, मतलब सेकंड हाईएस्ट शेयर आपका था सर्विस सेक्टर का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन अक्टूबर 25 एसबीआई फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस ICRISAT, that is International Crops Research Institute for Semi-Arid Topics, and AgriBridge launched the Smart Crop project to support smallholder farmers. What does Smart Crop stands for? तो recently SBI Foundation आपका University of Agricultural Sciences ICRISAT and AgriBridge ने लॉन्च किया है Smart Crop प्रोजेक्ट, जो सपोर्ट करेगा स्मॉल होल्डर फार्मर्स को, और इसका फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल मॉनिटरिंग एंड रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर क्रॉप रेसिलेंस एंड ऑप्टिमल प्रैक्टिसेस। तो ये जो आपका इनिशिएटिव है, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इसका काम क्या है? ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा क्रॉप्स की, एंड इट विल इनेबल प्रिवेंटिव एक्शन अगेंस्ट दी क्लाइमेट रिस्क, आपका पेस्ट हो गया, डिजीजेस हो गया और सॉइल डिग्रेडेशन। राइट, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सस्टेनेबल मॉनिटरिंग एंड रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर क्रॉप्स रेसिलेंस एंड ऑप्टिमल प्रैक्टिसेस। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट क्रॉप। ओके, अब ये जो इनिशिएटिव है ये 3 साल का इनिशिएटिव है विच इज सपोर्टेड अंडर एसबीआई फाउंडेशंस लीप लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्सीलरेटर प्रोग्राम, और ये फोकस करेगा कौन सी क्रॉप्स में? पल्सेस। ठीक है, स्पेसिफिकली आपकी चिक पी और जो आपकी पिजन पी है उन पे ये आपका फोकस करेगा। ठीक है, now next up question है the Uttar Pradesh government has announced the creation of its 76 district by merging parts of Aligarh and Bulandshahr district. The new district has been named after which former chief minister of Uttar Pradesh? तो recently यहाँ पे नया डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की गई है, जिसमें कुछ पार्ट अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहेगा और कुछ पार्ट रहेगा बुलंदशहर का। ठीक है, अब यहाँ पे जो नया डिस्ट्रिक्ट बन रहा है उसका नाम क्या रखा गया है? कल्याण सिंह नगर, विच इज नेम्ड आफ्टर दी कल्याण सिंह, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे आपके उत्तर प्रदेश के, और इन्होंने 2 बार एज अ सीएम सर्व किया है। ठीक है, 1991 से लेकर 1992 के बीच में, और फिर 1997 से 1999 के बीच में। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ये रहेगा? कल्याण सिंह नगर। ओके, यहाँ पे आप कल्याण सिंह जी की इमेज देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अक्टूबर 2025 रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडी है रिलायंस की, ठीक है, it entered into a strategic partnership with which tech company to accelerate AI adoption in India?
तो रिसेंटली रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड जो है इसने पार्टनरशिप की है गूगल के साथ फॉर एक्सेलरेटिंग द एआई एडॉप्शन इन द इंडिया। ठीक है, इनका गोल है एक्सपैंड करना एक्सेस टू एडवांस एआई टूल्स फॉर कंज्यूमर्स, एंटरप्राइजेस एंड डेवलपर्स so that they can strengthen local computing infrastructure in line with Reliance Intelligence Limited's vision for AI for all। ठीक है, अब यहाँ पे जियो और गूगल का बेसिकली जो रिलायंस और गूगल का पार्टनरशिप हुआ है, ये दोनों इस पार्टनरशिप के तहत ऑफर करेंगे न्यू एआई प्लान विच इज गूगल एआई प्रो प्लान, जो लेटेस्ट गूगल जेमिनाई मॉडल आपको प्रोवाइड करेगा एंड इसका कॉस्ट रहेगा पर यूजर 35,100 का। ठीक है, और यहाँ पे फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा जियो यूजर्स को विच इज एज्ड बिटवीन 18 to 25 ईयर्स ऑन अनलिमिटेड 5G प्लान्स, जिनको फ्री एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा गूगल जेमिनाई का 2.5 प्रो वर्जन का फॉर द 18 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इन्होंने मतलब इस कोलैबोरेशन के तहत इन्होंने यहाँ पे गूगल क्लाउड के साथ भी पार्टनरशिप की है एक्सपैंड करने के लिए एक्सेस टू एडवांस एआई हार्डवेयर एक्सेलरेटर्स, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्पेशलाइज्ड चिप्स जो यूज किए जाएंगी टू ट्रेन एआई मॉडल्स। ठीक है, नेक्स्ट है एंटरप्राइजेस के लिए रिलायंस इंटेलिजेंस जो है दे विल ड्राइव द अडॉप्शन ऑफ गूगल क्लाउड्स जेमिनाई एंटरप्राइजेस, जो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विच विल इनेबल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टू क्रिएट, शेयर एंड डिप्लॉय एआई एजेंट्स सिक्योरली। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, in October 2025 which Indian bank was awarded the title of world's best consumer bank 2025 and best bank in India 2025 by the Global Finance magazine। तो recently Global Finance magazine ने 2 टाइटल दिए हैं इंडिया के बैंक को विच इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे SBI को 2 टाइटल मिले हैं, एक तो वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक और दूसरा बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025। ये दोनों टाइटल मिले हैं और इसकी अवार्ड सेरेमनी आपकी वॉशिंगटन DC में हुई थी। ठीक है, अलोंगसाइड द IMF वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग। अब बात करें SBI की, इसके चेयरमैन करंटली हैं CS सेट्टी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी टैगलाइन क्या है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। Now next is who has been appointed as a 53rd Chief Justice of India by the President of India, Draupadi Murmu, under the Article 124(2) of Indian Constitution। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनको अपॉइंट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको जो है अपॉइंट करते हैं। एंड इस बार 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, और ये किसे रिप्लेस करेंगे, जो करंटली सर्व कर रहे हैं गवई, जस्टिस BR गवई जो हैं उनको ये सक्सीड करेंगे। 24 नवंबर को इनका टेन्योर जो है वो स्टार्ट होएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी पूछ ली जाती है। जैसे एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो पर्सन है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कैंडिडेट है, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, he must have served as a judge of high court or of 2 or more high courts in succession for at least 5 years। ठीक है, या फिर जो पर्सन है they must have practiced as a advocate of a high court, ठीक है, for at least 10 years। then नेक्स्ट आपकी क्या है, या फिर पर्सन जो है दे मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा टेन्योर की बात करें तो वो स्पेसिफिक कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, कोई फिक्स टेन्योर यहाँ पे नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता आपके सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, बस यहाँ पे ये मेंशन होता है कि ये इस पोजिशन पे रह सकते हैं अंटिल दे अटेन्स द एज ऑफ 65। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनके पास पावर है कि ये इसे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी अनवील द वीर, इंडिया की पहली डिफेंस इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरन व्हीकल। बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है, मिलिट्री के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, इट इज लॉन्च बाय प्रवेग डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एंड ये आपकी वर्ल्ड की फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रिक टैक्टिकल व्हीकल बन जाती है जो स्पेशली मिलिट्री यूज के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है,
इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। ये जो आपका व्हीकल है ये डुअल इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल है। इट इज इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे मोटर्स की तो इट इज अराउंड 408 हॉर्स पावर एंड इट इज एंड नेक्स्ट आपकी है 620 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ठीक है, बैटरी की और रेंज की बात करें तो बैटरी इसमें आपकी लगभग है अप्रोक्सीमेटली 90.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक इसमें है और 500 किलोमीटर्स की ओवर 500 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है इन अ सिंगल चार्ज। और ये 30 मिनट्स आपका लेती है 0% से 80% होने में। फाइन। इसके अलावा पेलोड की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 690 kg का ये पेलोड ले सकती है एंड इट कैन टो अप टू 2500 kg। ठीक है। Now next question है, in October 2025 the dictionary.com named dash as its 2025 word of the year। तो recently dictionary.com जो है इन्होंने 67 को, it is not 67, it is 67 को अपना 2025 का word of the year अनाउंस किया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, it is 67। और ये ट्रेंड बेसिकली आजकल क्या हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है उसी को यहाँ पे आपका वर्ड ऑफ द ईयर चुन लिया गया है। ठीक है, तो सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस यहाँ पे आजकल हर किसी पे हो रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका इन्फेंट्री डे आता है जो 27 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एंड इस बार 79th एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब इसका इवेंट इन्फेंट्री डे सेलिब्रेशन जो हमने किया था वो आपका हुआ था मोहाव इन मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा इस इवेंट में इन्फेंट्री डे मैराथन जो है वो भी आपकी जो है अनाउंस की गई थी। रणवीर 7.0 जो है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे अनाउंस किया गया था एंड इट हेल्ड एट द इन्फेंट्री स्कूल मोहाव मध्य प्रदेश विद द थीम सैल्यूटिंग ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। ये 27 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं और इसका 20th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था। पहला एडिशन आपका 2006 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, अब 2025 वाले की थीम आपकी थी अ विंडो टू दी वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। 28 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। 24th एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है सिंस 1985 जो एसोसिएशन इंटरनेशनल डी फिल्म डी एनिमेशन है ASIFA जो है, it has annually awarded ASIFA prize to individuals or organization for notable contribution to promoting and preserving animation। तो ये जो संस्था है ये आपकी संस्था ASIFA अवार्ड को, इस प्राइज को जो है इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को देती आ रही है 1985 से इनके नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए फॉर प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग द एनिमेशन। ठीक है, 2025 के रेसिपिएंट कौन थे? जापानीज फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूसर एंड एजुकेटर सायोको किनोशिता जो है ये रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के। ठीक है, इसके अलावा नोट करना है यहाँ पे एक पोस्टर भी जो है इंटरनेशनल एनिमेशन डे का आपका रिलीज किया गया था जिसको क्रिएट किया था लूसीजा मार्शल जैक द्वारा। यहाँ पे आप जो है ये पोस्टर देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं ASIFA की। तो इसके प्रेसिडेंट हैं डेना मॉर्स। इसका हेडक्वार्टर आपका फ्रांस में लोकेटेड है एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1960 में। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आपका डे है डायलेक्सिया अवेयरनेस मंथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका मंथ है डायलेक्सिया अवेयरनेस मंथ जो अक्टूबर मतलब 1 से 31 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। वहीं पे वीक की बात करें तो 6 to 11 अक्टूबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंटरनेशनल डायलेक्सिया एसोसिएशन IDA इसको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, वहीं पे वर्ल्ड डायलेक्सिया अवेयरनेस डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 अक्टूबर को। ठीक है, इसके अलावा कुछ इवेंट्स भी यहाँ पे इस ओकेजन पे आपके हुए थे एंड इसमें फ्लैग ऑफ किया गया था वॉक फॉर डायलेक्सिया। ठीक है, जिसे को ऑर्गेनाइज किया था चेंज इंक फाउंडेशन, यूनेस्को, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्किड्स फाउंडेशन अलॉन्ग विद योर सोच फाउंडेशन। ठीक है, इनके द्वारा ये को ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड साइट डे। 2nd थर्सडे ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है एंड वी ऑब्जर्व इट ऑन द 9th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, नाउ इसका थीम क्या था? लव योर आइज। इसका थीम आपका था लव योर आइज एंड पहला एडिशन 2000 में इसका ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट।
ये 29 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड एडिशन इसका हमने इस बार ऑब्जर्व किया था विद द थीम केयर एंड सपोर्ट फॉर ऑल, एड्रेसिंग ऑल राइट्स holders including those providing and receiving the care and support. This is the theme of this International Day of Care and Support. नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड स्ट्रोक डे, 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं और पहला एडिशन 2006 में हमने ऑब्जर्व किया था। नाउ इसका 2025 का थीम था एवरी मिनट काउंट्स, एवरी मिनट काउंट्स, ठीक है। इसके अलावा 17th वर्ल्ड स्ट्रोक कांग्रेस यहाँ पे आपके 22 से 24 अक्टूबर को हुई थी बार्सिलोना स्पेन में, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर को ये इस बार ऑब्जर्व किया गया था। बेसिकली ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक हम ऑब्जर्व करते हैं उस वीक में जिस वीक में आपका 31 अक्टूबर आता है, ठीक है। 31 अक्टूबर डेट जिसमें आती है जिस दिन हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है। उस वीक को हम विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाते हैं, ठीक है, जिसका थीम था विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दिस वीक इज लेड बाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसके सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इनका नाम है। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। फाइन। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल शटरिंग अवेयरनेस डे, ठीक है। ये आपका 22 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसका थीम था अ डाइवर्स शटरिंग कम्युनिटी मीटिंग चैलेंजेस विद अ स्ट्रेंथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है वर्ल्ड सेविंग डे या वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। इसको 31 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं और 31 अक्टूबर को ही वर्ल्ड सिटीज डे ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका 12वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था एंड इट्स थीम वाज पीपल सेंटर्ड स्मार्ट सिटीज, ठीक है। एंड इसका जर्नल थीम है जो आपका सेम रहता है, मतलब हर साल सेम रहता है जर्नल थीम, विच इज बेटर सिटी बेटर लाइफ। ओके, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।